ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन थे और साथ ही एक फिलोसोफर भी थे। और जो फिलोसफर्स होते हैं उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स मीन्स द नेचर ऑफ रियलिटी। वो ये जानना चाहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एक्चुअल में है क्या। और इसलिए ऐसा ही ऑगस्टीन के साथ भी था। रियलिटी को जानने के लिए ग्रीक फिलोसफर्स का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जो प्लेटो है वो अल्टीमेट रियलिटी को फॉर्म्स कहते हैं, डेमोक्रिटस एटम्स कहते हैं, परमेनाइडिस बीइंग की बात करते हैं, हेराक्लिटस उसको फ्लक्स कहते हैं और एरिस्टोटल सब्सटेंस की बात करते हैं। तो हर एक ग्रीक फिलोसफर उस अल्टीमेट रियलिटी को अलग अलग नाम से बुला रहा है। लेकिन ये जो भी नेम्स हैं, जो भी नाम हैं, ये सभी सेक्युलर नेम्स हैं। लेकिन जो ऑगस्टीन है वो एक क्रिश्चियन फिलोसफर हैं, इसलिए वो उस रियलिटी को एक रिलीजियस नाम देते हैं। ऑगस्टीन कहते हैं कि उस अल्टीमेट रियलिटी का जो नाम है उसका नाम है गॉड। और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉइंट को ध्यान से समझें। जिस रियलिटी को प्लेटो फॉर्म्स कहते हैं, हेराक्लिटस फ्लक्स कहते हैं, परमानेंटिस बीइंग कहते हैं, उसी रियलिटी को ऑगस्टीन एक क्रिश्चियन वे में गॉड कहते हैं। और ये सब लोग उस अल्टीमेट रियलिटी की ही बात कर रहे हैं। जो ग्रीक्स हैं वो उस रियलिटी को एक सेक्युलर वे में देख रहे हैं और जो ऑगस्टीन हैं वो रियलिटी को एक रिलीजियस वे में देख रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑगस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम गॉड की बात करेंगे तो आप ये समझना कि हम अल्टीमेट रियलिटी की ही बात कर रहे हैं। और ऐसा करने से हम उनको जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम नेचर ऑफ रियलिटी को या मेटाफिजिक्स को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं, एक सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को टच करते हैं। प्लेटो जब फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि फॉर्म्स को देखा नहीं जा सकता, फॉर्म्स को सेंस भी नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ रीज़न की हेल्प से, इंटेलेक्ट से फॉर्म्स को जान सकते हैं। हम जब इस फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, इसके ऑर्डर को समझते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि एक वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स भी है जो रियल है। और ऑगस्टीन भी जब गॉड की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि गॉड को देखा नहीं जा सकता, गॉड को सेंस नहीं किया जा सकता। और गॉड को जानने के लिए हम डिवाइन इल्यूमिनेशन की हेल्प लेते हैं। और ये जो वर्ल्ड है, ये जो क्रिएशन है, इसको देखकर हम ये समझ पाते हैं कि कोई क्रिएटर भी है। यानी फॉर्म्स को और गॉड को दोनों को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनको इंटेलेक्ट से या डिवाइन इल्यूमिनेशन से जाना जा सकता है। और हम इफेक्ट को देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कोई चीज़ है। प्लेटो इस दुनिया को देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि इसके पीछे फॉर्म्स हैं, इसके पीछे फॉर्म्स हैं जिनकी वजह से ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। और ऑगस्टीन भी ऐसा ही करते हैं, वो इस दुनिया को देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि इसके पीछे कोई क्रिएटर भी है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एक मेजर रोल है आज की साइंस में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को आज तक किसी ने भी देखा नहीं है और इलेक्ट्रॉन्स को शायद देखा भी नहीं जा सकता है। देखने का क्या मीनिंग है? देखने का मीनिंग है कि लाइट जब किसी चीज़ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, हमारी आंखों तक वापस आती है, तो हमें वो चीज़ नज़र आती है। तो लाइट का उस चीज़ के साथ टकराना और रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है, और दूसरा उस चीज़ का स्टेबल होना ज़रूरी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज़ है वो लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा होता है। यानी वो एक क्वांटम एंटिटी है, वो कोई सरफेस नहीं है, वो कोई छोटी बॉल के जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइट इलेक्ट्रॉन से कैसे टकरा सकती है। और इलेक्ट्रॉन स्टेबल भी नहीं होता, वो किसी एक टाइम पर एक ही जगह पे नहीं रहता, वो रुकता नहीं है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन को देख नहीं सकते तो हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं? सिंपल वर्ड्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को जानते हैं। एक क्लाउड चैम्बर होता है जिसमें वेपर्स होते हैं, या सिंपल वर्ड्स में एक धुएं जैसी चीज़ होती है। और जब इलेक्ट्रॉन उस क्लाउड चैम्बर में एंटर करता है तो उन वेपर्स में, उस धुएं जैसी वो चीज़ है, उसमें कुछ हलचल होती है। उस हलचल से हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी द इनविजिबल मैन के नाम से। उसमें एक इनविजिबल पर्सन होता है, एक अदृश्य व्यक्ति होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। और वो पर्सन एक लड़की को मारने के लिए
उसके घर जाता है। तो वो लड़की अपने घर में, अपने रूम में जो गेहूं का आटा होता है या शायद पाउडर होता है वो बिखेर देती है, और जो पर्सन है वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो उस रूम में एंटर करता है तो उसके पैरों के जो निशान हैं वो उस आटे पर बन जाते हैं। तो बिना उसको देखे पर्सन को उसके पैरों के निशान से पता चल जाता है कि वो आ चुका है। और ठीक ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन के साथ क्लाउड चैम्बर में करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चैम्बर में आता है हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, उसके जो पैरों के निशान हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो आ चुका है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ही गॉड है या फिर गॉड ही फॉर्म है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक एपिस्टेमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। एक एपिस्टेमिक स्ट्रक्चर जो है उसकी बात कर रहा हूँ। प्लेटो हो, ऑगस्टीन हो या मॉडर्न साइंटिस्ट हो, सभी इस बात पर एग्री करते हैं कि दुनिया जो हमें दिखाई दे रही है, रियलिटी सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं है। रियलिटी बहुत ही वास्ट है, और ऐसा बहुत कुछ है जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जो हमारी सेंस परसेप्शन से परे है। और उस रियलिटी को हम इंटेलेक्ट से या रीज़न से जानने की कोशिश करते हैं, यानी सेंसेस के बियॉन्ड जाकर रीज़न की हेल्प से रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। और ऐसा बहुत कुछ है जो हम सिर्फ इफ़ेक्ट से जान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम उसके इफ़ेक्ट से जानते हैं। फॉर्म्स को हम कैसे जानते हैं? इस वर्ल्ड के ऑर्डर से जानते हैं। ठीक ऐसे ही ऑगस्टीन कहते हैं कि इस क्रिएशन को देखकर हम एक क्रिएटर की बात करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जिसको हम सीधे नहीं जान सकते। और आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि मैं साइंस की हेल्प से गॉड को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं रिलीजन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि हम रियलिटी को जानने के लिए कई बार सेंसेस का यूज़ करते हैं, और कई बार सेंसेस का यूज़ ना करके हम रीज़न का यूज़ करते हैं और इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। इफ़ेक्ट्स और रीज़न की हेल्प से रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। ऑगस्टीन इसी इफ़ेक्ट के बेस पर गॉड के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। वैसे ऑगस्टीन के बाद काफ़ी ऐसे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ किया है, लेकिन ऑगस्टीन जो है वो ऐसे नहीं है। वो गॉड को प्रूव करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग या कोई सिस्टमैटिक आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं, लेकिन वो कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ क्ल्यूज देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड को देखो, इस वर्ल्ड में एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में चल रही है, और यही जो मूवमेंट है इस वर्ल्ड की, उसमें आपको एक ब्यूटी नज़र आएगी, उस ब्यूटी को आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक वर्ल्ड को देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये वर्ल्ड एक क्रिएशन है, और अगर ये क्रिएशन है तो इसका कोई ना कोई क्रिएटर भी है, और वो क्रिएटर सिर्फ गॉड ही हो सकते हैं। या फिर हम जैसे उनकी एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ट्रुथ हैं जो एटर्नल हैं, जो चेंजलेस हैं। जैसे मैथमेटिकल ट्रुथ्स होते हैं या फिर लॉजिकल ट्रुथ्स होते हैं। इन ट्रुथ्स में कोई चेंज नहीं होता, ये हमेशा एब्सोल्यूट रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन माइंड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एब्सोल्यूट हो। हमारे माइंड में जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो चेंजलेस ट्रुथ्स हैं, इनका सोर्स क्या है? तो वो कहते हैं कि इनका सोर्स सिर्फ गॉड ही हो सकते हैं। ये जैसे वो डिवाइन इल्यूमिनेशन की बात करते हैं, तो जैसे हमारी आइज़ बिना लाइट के कुछ भी देख नहीं सकती, वैसे ही हमारा माइंड बिना गॉड की लाइट के कुछ भी नहीं जान सकता। यानी नॉलेज का होना भी अपने आप में गॉड का एक प्रूफ है। तो ऐसे वो कई तरह के हिंट्स देते हैं गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए, लेकिन वो कोई सिस्टमैटिक या पावरफुल आर्ग्यूमेंट का यूज़ नहीं करते। ऑगस्टीन के जो हिंट्स हैं और जो बाद के फिलोसफर्स हैं, स्पेशली मॉडर्न फिलोसफर्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स में एक मेजर डिफरेंस है। अब देखिए, जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं वो बिना गॉड की हेल्प के, बिना गॉड को एक्सेप्ट किए, पहले एक एपिस्टेमोलॉजिकल सिस्टम तैयार करते हैं, एक थ्योरी ऑफ नॉलेज तैयार करते हैं, और उस थ्योरी ऑफ नॉलेज के बेस पर गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। यानी बिना फेथ के, बिना बाइबल के, एक सेक्युलर वे में, एक सेक्युलर वे में एक नॉलेज का सिस्टम तैयार किया, और उस सेक्युलर सिस्टम से, सेक्युलर सिस्टम के बेस पर गॉड को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन ऑगस्टीन ऐसा नहीं करते। ऑगस्टीन क्या करते हैं? ऑगस्टीन कहते हैं कि बिना गॉड के, बिना गॉड की लाइट के नॉलेज ही पॉसिबल नहीं है। हमारे पास रीज़न तो है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो रीज़न काम नहीं करेगा।
यानी जो भी डिस्कशन है वो गॉड से ही शुरू होती है। यानी पहले गॉड की लाइट, यानी जो डिवाइन एलिमिनेशन है, वो हमारे माइंड को प्रकाशित करती है, और उसके बाद ही सारी डिस्कशन शुरू होती है। इसलिए ऑगस्टीन की ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, ये जो अप्रोच है, इसको गॉड फर्स्ट एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यानी जिसकी शुरुआत ही गॉड से होती है। और जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं, उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं? रीज़न फर्स्ट एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत जो है रीज़न से होती है। और यही जो डिफरेंस है वो आगे चलकर डिवाइन थियोलॉजी और नेचुरल थियोलॉजी के बीच का एक बेसिक डिवाइड बनता है। और ये सब वैसे आपको आगे चलकर क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम ऑगस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड या अल्टीमेट रियलिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑगस्टीन जिस अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहे हैं वो रियलिटी है कैसी। तो सबसे पहली और सबसे खास बात कि गॉड अनचेंजिंग है। गॉड या रियलिटी, आप जो भी कहना चाहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो इम्यूटेबल हैं, उनमें कोई म्यूटेशन या कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो हम चारों ओर देखते हैं, उसकी सबसे खास बात ये है कि ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। और प्लेटो और ऑगस्टीन दोनों को ही चेंज पसंद नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ जो चेंज होती रहती है वो पूरी तरह से रियल नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। और जो चीज़ चेंज होती है वो नश्वर होती है, वो एटर्नल नहीं हो सकती। इसलिए दोनों इस बात पर एग्री करते हैं कि गॉड या रियलिटी जो भी है वो चेंजलेस है। और चेंजलेस होने से ये भी प्रूव होता है कि गॉड एक परफेक्ट बीइंग है। गॉड एक परफेक्ट बीइंग है। आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था, प्लेटो का आर्ग्यूमेंट था कि जो भी चीज़ परफेक्ट होती है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि चेंज होने का मीनिंग है उसकी परफेक्शन में कमी आना, उसकी परफेक्शन में कमी होना। जैसे मान लीजिए एक स्केल हम लेते हैं, इसमें एक साइड पर इम्परफेक्ट है और दूसरी साइड पर परफेक्ट है। आप इम्परफेक्ट से परफेक्ट की ओर चलते जाते हैं, तो इस स्केल पर सबसे लास्ट पॉइंट पर आने का मीनिंग है परफेक्शन। तो परफेक्शन लास्ट पॉइंट है, तो वहां से आप आगे नहीं जा सकते, वहां पर जाकर आप रुक जाते हैं। तो अगर आप उस पॉइंट से कहीं भी मूव कर सकते हैं तो आप सिर्फ वापस ही आ सकते हैं, और वापस आने का मीनिंग है इम्परफेक्शन की ओर जाना, यानी परफेक्शन के बाद कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। इसलिए गॉड अगर परफेक्ट हैं तो चेंज नहीं हो सकते, अगर वो चेंज होंगे तो उनकी परफेक्शन में कमी आएगी। तो गॉड में कोई और प्रॉपर्टी हो या ना हो, ये प्रॉपर्टी तो ज़रूर है कि गॉड चेंजलेस हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गॉड अगर चेंजलेस हैं और ये वर्ल्ड चेंजिंग है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा? सेम यही प्रॉब्लम प्लेटो को भी फेस करनी पड़ी थी। जब प्लेटो ये कहते हैं कि फॉर्म्स चेंजलेस हैं, प्लेटो भी इस चेंजिंग वर्ल्ड को चेंजलेस फॉर्म्स के साथ जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए वो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते। और ऑगस्टीन के साथ भी ऐसा ही होता है, ऑगस्टीन भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते। और ऑगस्टीन ये भी नहीं कह सकते कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, क्योंकि अगर इस वर्ल्ड को गॉड ने तैयार किया है, क्रिएट किया है, तो ये कुछ ना कुछ तो होगा। अगर ये गॉड की क्रिएशन है तो ये कोई इल्यूजन नहीं हो सकता, ये कुछ छलावा नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ रियलिटी तो ज़रूर होगी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका असर उनके मेटाफिजिक्स पर हम देख सकते हैं, उनकी फिलॉसफी पर हम देख सकते हैं। हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि इसका असर उनकी फिलॉसफी पे कैसे होता है। और उसके बाद गॉड की सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो क्रिएटिव हैं, और यहाँ एक क्रिएटिव का एक बहुत ही स्पेशल वे में यूज़ किया गया है। गॉड ने इस वर्ल्ड को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट किया, यानी गॉड ने नथिंग से इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, और ऐसा सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, इसलिए उनको क्रिएटिव कहा गया है। अब जैसे प्लेटो के जो गॉड हैं डेमियर्ज के नाम से, वो भी इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। उन्होंने एक ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, यानी डेमियर्ज ने समथिंग से समथिंग क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, वो एक लकड़ी का टेबल तैयार करता है, उसके माइंड में एक टेबल का फॉर्म है, टेबल का एक डिज़ाइन है उसके माइंड में, और उसके सामने लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, और वो पर्सन उस डिज़ाइन को, उस फॉर्म को लकड़ी के टुकड़े पर इम्पोज करता है और एक टेबल तैयार करता है। तो ठीक ऐसे ही प्लेटो के जो गॉड हैं डेमियर्ज, वो इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं आउट ऑफ समथिंग।
लेकिन ऑगस्टीन के जो गॉड हैं वो ऑल पावरफुल हैं, उन्हें किसी मटेरियल की नीड नहीं है, वो इस वर्ल्ड को नथिंग से क्रिएट करते हैं। और इस बात के दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो स्क्रिप्चरल है, यानी बाइबल में ऐसा दिया गया है कि गॉड ने इस वर्ल्ड को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट किया। और जो दूसरा रीज़न है वो मेटाफिजिकल है। दूसरा रीज़न मेटाफिजिकल है जो हम समझ लेते हैं। अगर गॉड इस वर्ल्ड को समथिंग से क्रिएट करते, तो जो भी मैटर वो यूज़ करते, उस मैटर की वजह से गॉड के एक्ट पर एक लिमिटेशन लग जाती। गॉड के एक्ट पर एक लिमिटेशन, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाय बना रहा हूँ। अब मेरी चाय अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी ये दूध पर डिपेंड करता है। अगर दूध अच्छा नहीं है तो चाय अच्छी नहीं बन सकती। यानी जो मैटर है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि मेरी क्रिएशन कैसी होगी, मेरी चाय कैसी बनेगी। यानी मेरा जो एक्ट है चाय बनाने का, वो डिपेंड करता है उस मैटर की क्वालिटी पर, दूध की क्वालिटी पर। यानी मेरा जो एक्ट है वो किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड हो गया। अब वो चीज़ मेरे लिए एक लिमिटेशन बन गई। अब चाय कैसी बनेगी ये मेरे बस में नहीं है। और प्लेटो इसी पॉइंट का यूज़ करते हैं इस वर्ल्ड में जो बुराई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। प्लेटो कहते हैं कि जो बुराई है वो इस मैटर की वजह से है। डेमियर्ज अपने आप में परफेक्ट हैं, लेकिन मैटर में ही ये समस्या है, मैटर में ही प्रॉब्लम है। इस दुनिया में जो भी कमी है वो इस मैटर की लिमिटेशन की वजह से है। जैसे मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे चाय बनानी आती है, लेकिन मेरी चाय अच्छी क्यों नहीं बनी? क्योंकि दूध अच्छा नहीं था। तो ये मेरी कमी नहीं है, ये मैटर की लिमिटेशन है, दूध की कमी है। लेकिन ऑगस्टीन के जो गॉड हैं वो ऑल पावरफुल हैं, और उनकी जो क्रिएशन का एक्ट है वो पूरी तरह से फ्री है। उन पर कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ उनको लिमिट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ उनको बाध्य नहीं कर सकती। इसलिए वो नथिंग से समथिंग क्रिएट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रीक्स का जो व्यू है वो ऑगस्टीन के व्यू से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। ग्रीक्स या तो ये मानते हैं कि ये वर्ल्ड हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये किसी मैटर से क्रिएट हुआ है। उनके लिए ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि कोई चीज़ नथिंग से भी क्रिएट हो सकती है। ऑगस्टिन की सोच ये थी कि कोई भी चीज़ जो चेंज होती है, जिसमें बदलाव आता है, वो एटर्नल नहीं हो सकती, वो सिर्फ एक क्रिएशन हो सकती है जिसका टाइम आने पर एंड हो जाएगा। इसलिए वो इस वर्ल्ड को एटर्नल नहीं मान सकते, और वो ये मानते हैं कि जो चेंजलेस है वही एटर्नल हो सकता है। जैसे मैथमेटिकल या लॉजिकल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे गॉड हैं, तो उनके लिए चेंज का मीनिंग है क्रिएशन, और चेंजलेस का मीनिंग है एटर्नल। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ऑगस्टीन के जो गॉड हैं, जो बेसिकली एक क्रिश्चियन गॉड हैं, वो इस वर्ल्ड को आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करते हैं। और यही रीज़न है कि उनके लिए क्रिएटिव वर्ड का एक बहुत ही स्पेशल वे में, एक बहुत ही डिफरेंट वे में यूज़ किया जाता है। लेकिन यही कंसेप्ट ऑगस्टीन के लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि नथिंग से समथिंग क्रिएट करना, ये बात कुछ ऐसी है जो हमारा माइंड समझ नहीं पाता, समझ नहीं सकता। एक ह्यूमन पर्सन कितना भी क्रिएटिव क्यों ना हो, वो समथिंग से समथिंग ही क्रिएट कर सकता है। यानी ह्यूमन की हाईएस्ट क्रिएशन सिर्फ एक रीअरेंजमेंट है। और इसलिए वो गॉड से कहते हैं कि आपने हेवन और अर्थ कैसे बनाए, इनको बनाने के लिए आपने कौन सा टूल यूज़ किया, कौन सी मशीन यूज़ की, और सबसे बड़ी बात कि इनको बनाया कहाँ पर। आप इनको हवा में नहीं बना सकते क्योंकि क्रिएशन से पहले हवा नहीं थी। इनको आप अर्थ पे नहीं बना सकते क्योंकि क्रिएशन से पहले अर्थ भी नहीं थी। आप इनको हेवन में भी नहीं बना सकते क्योंकि हेवन भी नहीं था। तो ऑगस्टीन ये कहते हैं कि क्रिएशन एक ऐसा एक्ट है जिसकी मिस्ट्री को समझ पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इसलिए हम सिर्फ फेथ कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं इस बात को समझने के लिए। जो ग्रीक्स हैं वो अपीयरेंस और रियलिटी की बात करते हैं। जो रियलिटी है वो कुछ अलग है, लेकिन वो हमें दिखाई कुछ अलग तरह से देती है। जैसे डेमोक्रिटस कहते हैं कि जो वर्ल्ड है एटम से बना है, और वहाँ पर वो एटम्स को इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ईजी है। लेकिन ऑगस्टीन के केस में ऐसा नहीं है। ऑगस्टीन इस रियलिटी और अपीयरेंस की प्रॉब्लम को क्रिएटर और क्रिएचर की प्रॉब्लम बना देते हैं। और क्रिएचर का मतलब यहाँ पर कोई एनिमल से नहीं है। क्रिएचर मतलब क्रिएटेड थिंग। गॉड क्रिएटर है और ये वर्ल्ड जो है वो क्रिएचर है, और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको एक्सप्लेन करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऑगस्टीन ये भी नहीं कह सकते कि क्रिएटर और क्रिएचर दोनों एक ही हैं।
यानी गॉड और वर्ल्ड दोनों सेम हैं। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो पैंथिज्म की ओर चले जाते हैं, और पैंथिज्म एक हेरेसी है। पैंथिज्म कहता है कि वर्ल्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ वर्ल्ड, और ऐसा कहने से हम गॉड को क्रिएटर नहीं कह सकते। तो और पैंथिज्म को एक्सेप्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि गॉड और वर्ल्ड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे क्रिएशन एक फ्री एक्ट नहीं रहता। वर्ल्ड अगर चेंज होता है तो गॉड भी चेंज होते हैं। वर्ल्ड में अगर कोई इविल है, कोई बुराई है, तो गॉड में भी बुराई है। और गॉड के साथ एक पर्सनल रिलेशन, ये जो आइडिया है, ये भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तो ऑगस्टिन ये नहीं कह सकते कि क्रिएटर और क्रिएचर दोनों सेम हैं, गॉड और वर्ल्ड दोनों सेम हैं। लेकिन वो ये भी नहीं कह सकते कि दोनों अलग हैं। अगर हम दोनों को अलग मान लेते हैं, गॉड और वर्ल्ड को अलग मान लेते हैं, तो भी एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर गॉड इस वर्ल्ड से पूरी तरह अलग हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वर्ल्ड इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से आज़ाद है। ये वर्ल्ड गॉड पे डिपेंड नहीं है। अगर ये वर्ल्ड पूरी तरह से फ्री है, गॉड पे डिपेंड नहीं है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गॉड ऑल पावरफुल नहीं है। यानी ये वर्ल्ड अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही सारा काम कर रहा है, बिना गॉड की पावर के, बिना गॉड की हेल्प के। इसलिए ऑगस्टीन के लिए ये कुछ ऐसा है कि ये वर्ल्ड गॉड से अलग भी है और गॉड पे डिपेंड भी करता है। तो ये कुछ ऐसा है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और गॉड जब इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं तो ये उनका एक फ्री एक्ट है, ये कोई नेसेसिटी नहीं है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि फ्री एक्ट और नेसेसिटी में क्या डिफरेंस होता है। फ्री एक्ट का मीनिंग है अपनी इच्छा से काम करना, अपनी मर्जी से काम करना, बाय चॉइस काम करना। और नेसेसिटी का मीनिंग है कि वो काम आपको करना ही होगा, या तो आपका नेचर ऐसा है, या फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको फोर्स कर रही है, और वो काम आपसे होकर ही रहेगा। जैसे नियो प्लेटोनिज्म में जब प्लोटाइनस क्रिएशन की बात करते हैं तो वो एक एमिनेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं जैसे सूरज से रोशनी एमिनेट होती है, वैसे ही गॉड से ये पूरा वर्ल्ड एमिनेट होता है। तो ये एक नेसेसिटी है। सूरज अपनी रोशनी को रोक नहीं सकता, ये ऑटोमेटिक है और सूरज के नेचर में है। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब ऑगस्टीन क्रिएशन की बात करते हैं, जैसा कि बाइबल में दिया गया है कि ये एक फ्री एक्ट है, तो ये एक पेंटिंग तैयार करने के जैसा है। जैसे एक पेंटर है, उसके पास सभी कलर्स हैं, उसके पास कैनवस भी है, उसके पास स्किल्स भी हैं, लेकिन ये उस पेंटर पे डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग बनाता है या नहीं बनाता। अगर उसका मन करेगा तो वो बनाएगा, उसका मन नहीं करेगा तो नहीं बनाएगा। उसका मन करेगा तो वो आज बनाएगा, नहीं तो कल बनाएगा या फिर अगले साल बनाएगा। तो जैसे पेंटर के पास एक चॉइस है कि वो पेंटिंग बनाए या ना बनाए, गॉड के पास भी ये चॉइस है कि वो इस वर्ल्ड को क्रिएट करे या ना करे। और गॉड बाय चॉइस अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। और नेसेसिटी एक सांस लेने जैसा है, जिसको आप डिसाइड नहीं कर सकते कि सांस लेना है या नहीं, आपको सांस लेना ही होगा। लेकिन फ्री एक्ट एक गिफ्ट देने जैसा है। ये आपकी चॉइस पर है कि आप किसी फ्रेंड को गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो। तो ठीक ऐसे ही गॉड की जो क्रिएशन है गिफ्ट देने के जैसी है ये। और दूसरी बात ये कि गॉड ऑल पावरफुल है, इसलिए उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, तो फोर्स का तो कोई सवाल ही नहीं है। गॉड इस वर्ल्ड को कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर ऑगस्टिन काफ़ी कुछ लिखते हैं। उनकी ये जो बुक है कन्फेशंस, इसमें एक चैप्टर है जिसमें वो सिर्फ क्रिएशन के प्रोसेस को ही एक्सप्लेन करते हैं। बाइबल में जो क्रिएशन का चैप्टर है उसका नाम है जेनेसिस। जेनेसिस का मीनिंग है शुरुआत होना, बिगिनिंग। और उसी चैप्टर को ऑगस्टीन प्लेटो की फिलॉसफी की लाइट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ भी है, वो फॉर्म और मैटर का एक कॉम्बिनेशन है। फॉर्म और मैटर का कॉम्बिनेशन है, और ये सुनने में काफ़ी प्लेटो के जैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात तो ये कि ये जो फॉर्म्स हैं ये अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये फॉर्म्स गॉड के माइंड में हैं। प्लेटो के केस में क्या था, प्लेटो कहते हैं कि फॉर्म्स अलग से एग्जिस्ट कर रही हैं, कि डेमियर्ज के माइंड में नहीं है। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं कि ये फॉर्म्स गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लेटो के जो गॉड हैं, जिसको वो डेमियर्ज कहते हैं, वो नया मैटर क्रिएट नहीं करते। वो पहले से जो
मैटर है उस पर ही फॉर्म्स को इम्पोज करते हैं। पहले से जो मैटर है, जो केओस है, उस पर एक ऑर्डर, एक व्यवस्था लागू करते हैं। लेकिन ऑगस्टीन के जो गॉड हैं वो नया मैटर क्रिएट करते हैं, आउट ऑफ नथिंग क्रिएट करते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। और ऑगस्टीन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई मैटर पहले से एग्जिस्ट कर सकता है बिना किसी कॉज के या बिना किसी क्रिएटर के, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो भी चीज़ चेंज होती है वो क्रिएटेड है, और अगर वो क्रिएटेड है तो वो कोई ना कोई क्रिएटर या कॉज उसका ज़रूर होगा, और वो चीज़ एटर्नल नहीं हो सकती, ऐसा वो मानते हैं। और बाइबल में एक कन्फ्यूज़न और है। जेनेसिस के अकॉर्डिंग गॉड ने सब कुछ एक ही बार में क्रिएट कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में और भी नए नए जीव आते रहते हैं, नए प्लांट्स, नए एनिमल्स या और भी कई तरह की नई चीज़ें आती रहती हैं। तो ऐसा क्यों है? इस पर ऑगस्टिन कहते हैं कि ये बात सच है कि गॉड ने सब कुछ एक ही बार में क्रिएट कर दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूरी तरह से डेवलप थी, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीड या बीज की फॉर्म में थी, जो बाद में टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होती गई, इवॉल्व होती गई। अब जैसे आप नए प्लांट्स को देखते हो या नया जीव कोई देखते हो, तो ये पहले वाले जो प्लांट्स हैं, ये जो पहले वाले जीव हैं, उनसे डेवलप हुए हैं या इवॉल्व हुए हैं। जैसे एक बीज से एक पेड़ बनता है और एक पेड़ से एक फ्रूट बनता है, तो ऐसे आगे से आगे डेवलपमेंट चलती रहती है। ये कंसेप्ट सुनने में बहुत ही सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही खास बात है। इसका मीनिंग ये है कि जो भी न्यू लाइफ इमर्ज होती है वो भी गॉड के ही एक प्लान का हिस्सा है। यानी एक सेंस में हर एक नई चीज़ का जो कॉज है वो भी गॉड ही है, क्योंकि ऑगस्टीन गॉड को ही प्राइमरी कॉज मानते हैं हर चीज़ का। और फ्यूचर में अगर आप कोई नया जीव देखते हो कि रैंडमली कोई नया जीव इस दुनिया में आ गया है और गॉड ने इस जीव को उस टाइम पे नहीं बनाया था, उस टाइम पे क्रिएट नहीं किया था, तो ऑगस्टिन कहते हैं कि नया जीव भी सीड की फॉर्म में इस वर्ल्ड में क्रिएशन के टाइम पर क्रिएट कर दिया गया था। यानी ये भी गॉड के प्लान का ही एक पार्ट है। तो साइंस जैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, जो उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। तो ऐसे वेरिएशन और म्यूटेशन की वजह से कुछ नई स्पीसीज बन जाती हैं। लेकिन ऑगस्टीन का जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सही है, लेकिन वो उसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, और वो पॉइंट ये है कि ये कोई रैंडम या मैकेनिकल वे में होने वाली चीज़ नहीं है। ये गॉड का एक प्री प्लान है जो गॉड ने क्रिएशन के टाइम पर सेट किया था। तो ये गॉड की सेकंड प्रॉपर्टी है कि गॉड क्रिएटिव है, यानी गॉड ने आउट ऑफ नथिंग इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। ये वर्ल्ड फॉर्म और मैटर की एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें मैटर एक फ्रेश क्रिएशन है और फॉर्म्स गॉड के माइंड में पहले से एग्जिस्ट करती हैं। और ये क्रिएशन गॉड का एक फ्री एक्ट है। गॉड ने बाय चॉइस अपनी मर्जी से इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है, और इस वर्ल्ड में जो भी नई चीज़ें आती हैं, नए जीव आते हैं, नए प्लांट्स आते हैं, वो सब गॉड के ही प्लान का एक पार्ट हैं। तो हम ये जो वर्ड यूज़ करते हैं क्रिएटिव, ये इस सेंस में यूज़ किया जाता है। गॉड की थर्ड प्रॉपर्टी है कि वो एटर्नल हैं। देखिए, वैसे ऑगस्टीन ऐसी कोई नंबरिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड या थर्ड है। ये तो हम डिस्कस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वैसे ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि गॉड की थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कि गॉड एटर्नल हैं। और एटर्नल वर्ड का मीनिंग है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो नित्य है, शाश्वत है, फॉरएवर है। और प्लेटो भी सेम यही बात कहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो एटर्नल है, वो अनचेंजिंग है, अनक्रिएटेड है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, वो एब्सोल्यूट है। और ये सब हमने प्लेटो के लेक्चर में देखा था। और ऑगस्टीन भी सेम यही बात कर रहे हैं कि गॉड एटर्नल है। अब देखिए, दोनों सेम बात कह रहे हैं, लेकिन ऑगस्टीन के लिए इस वर्ड का मीनिंग बहुत ही स्पेशल है। ऑगस्टीन जब इस वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो इस वर्ड को एक डिफरेंट सेंस में, एक स्पेशल सेंस में यूज़ करते हैं। ऑगस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से एटर्नल वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसकी समझने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे बाइबल में लिखा है कि इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड, यानी शुरुआत में गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। तो ये जो मेनिकियंस थे, ये इस बात पर ताना मारते थे कि गॉड इस वर्ल्ड को क्रिएट करने से पहले क्या कर रहे थे। गॉड ने जब हेवन और अर्थ को क्रिएट नहीं किया था तो उससे पहले गॉड क्या कर रहे थे। तो उस टाइम में एक फनी आंसर फेमस था कि गॉड ऐसे लोगों के लिए हेल बना रहे थे, नरक बना रहे थे, जो ऐसे फालतू क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस वर्ल्ड को क्रिएट करने से पहले गॉड आराम कर रहे थे या कुछ नहीं कर रहे थे, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका मीनिंग ये है कि गॉड एक बहुत लंबे टाइम तक रेस्ट करते रहे और एक पॉइंट पर, एक टाइम पर उन्होंने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि गॉड में एक चेंज हुआ है। वो पहले रेस्ट कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर वो क्रिएट करते हैं, तो गॉड में एक चेंज हुआ है। और आप जानते हैं कि गॉड में चेंज नहीं हो सकता क्योंकि गॉड चेंजलेस हैं। लेकिन ऑगस्टीन कहते हैं कि एक सीरियस क्वेश्चन है और इसका एक प्रॉपर आंसर होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो टाइम के नेचर को डिस्कस करते हैं और उनका एक पूरा चैप्टर है इस टॉपिक पे, टाइम एंड एटर्निटी के नाम से। क्योंकि एटर्नल या एटर्निटी, इस वर्ड के एक्चुअल मीनिंग को समझने के लिए हमें टाइम के नेचर को डिस्कस करना होगा और टाइम के साथ गॉड का क्या रिलेशन है उस पर भी ध्यान देना होगा, सोचना होगा। तो इस पर वो एक पूरा चैप्टर लिखते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि क्रिएशन से पहले टाइम था ही नहीं, क्योंकि ये जो टाइम है वो क्रिएशन के साथ ही गॉड ने क्रिएट किया है। जो गॉड हैं वो टाइम के क्रिएटर हैं। इसलिए अगर क्रिएशन से पहले टाइम नहीं था तो ये क्वेश्चन ही सेंसलेस है कि क्रिएशन से पहले क्या था। गॉड की एटर्निटी का मीनिंग ये नहीं है कि वो टेम्पोरल हैं, यानी वो टाइम में सबसे पहले थे और सब कुछ नष्ट होने के बाद भी टाइम में बने रहेंगे। ऐसा मीनिंग नहीं है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि गॉड टाइम से बाहर हैं। टाइम एक बनी हुई कोई चीज़ है और गॉड इस टाइम से बाहर हैं। गॉड टाइम में पहले या टाइम में बाद में नहीं है, वो टाइम से परे हैं। लेकिन इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये जानने के लिए हमें टाइम को समझना होगा कि टाइम एक्चुअल में होता क्या है। और ऑगस्टिन कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि टाइम क्या है जब तक कोई मुझसे पूछता नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई मुझसे पूछ लेता है, क्वेश्चन करता है कि टाइम क्या है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन फिर भी वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट का यूज़ करते हैं और टाइम को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। जो पास्ट है वो जा चुका है, इसलिए वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, और जो फ्यूचर है वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी जो एग्जिस्ट करता है वो है प्रेजेंट टाइम। अब मान लीजिए हम सोचते हैं एक लॉन्ग टाइम के बारे में, एक लंबे समय के बारे में, तो ये लॉन्ग टाइम कहाँ एग्जिस्ट करेगा? ये पास्ट या फ्यूचर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लॉन्ग टाइम है ये सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रेजेंट टाइम लॉन्ग हो सकता है? क्या जो वर्तमान समय है क्या वो लंबा हो सकता है? मान लीजिए हम एक सेंचुरी का टाइम लेते हैं। एक सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, 100 साल। ये एक बहुत लंबा समय है और हम सोचते हैं कि क्या ये लॉन्ग टाइम प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर सकता है। मान लीजिए हम सेंचुरी के फर्स्ट ईयर में हैं और 99 ईयर्स अभी बाकी हैं जो अभी तक आए नहीं हैं, यानी फ्यूचर में है। तो हम जानते हैं कि जो फ्यूचर में वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद सिर्फ 1 साल ही प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। 1 साल में 12 महीने होते हैं और मान लीजिए अभी अप्रैल चल रहा है। इट मीन्स 3 महीने जा चुके हैं जो पास्ट है और 8 महीने अभी तक आए नहीं हैं जो फ्यूचर है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों प्रेजेंट में नहीं हो सकते। तो इसका मीनिंग शायद ये हो सकता है कि 1 महीना ही प्रेजेंट टाइम में हो सकता है। तो ऐसे ऑगस्टीन इस थॉट एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, फिर वो 1 दिन पर आ जाते हैं। 1 दिन से वो 1 घंटे पर आ जाते हैं, 1 घंटे से 1 सेकंड पर आ जाते हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि शायद प्रेजेंट का मतलब है सिर्फ 1 सेकंड, प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 1 सेकंड ही हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि 1 सेकंड को भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं।
जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट पार्ट है वो फ्यूचर में चला जाएगा। तो ऐसे अगर टाइम की थोड़ी सी भी लेंथ है, थोड़ी सी भी ड्यूरेशन है, तो उसको पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग ये है कि प्रेजेंट कुछ ऐसा है जिसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है। इट मीन्स ये कुछ ऐसा है जहाँ पर फ्यूचर पास्ट बन जाता है और इसकी अपनी कोई ड्यूरेशन नहीं है। तो जिसको हम लॉन्ग टाइम कहते हैं वो एग्जिस्ट कहाँ करता है? वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं हो सकता, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन वो लॉन्ग टाइम प्रेजेंट में भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट की कोई लेंथ नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। तो ये लॉन्ग टाइम है कहाँ पर? ऑगस्टीन इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और वो कहते हैं कि हम डिफरेंट टाइम्स की बात करते हैं और हम उन टाइम्स को आपस में कंपेयर भी करते हैं। लेकिन हम ये करते कैसे हैं? अगर पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता और प्रेजेंट इतना छोटा है कि उसकी कोई ड्यूरेशन ही नहीं है, तो हम ये करते कैसे हैं? और काफ़ी सोचने के बाद वो ये कहते हैं कि जिस टाइम को हम पास्ट टाइम कहते हैं वो एक्चुअल में पास्ट में नहीं है, वो प्रेजेंट में है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका एक इम्प्रेशन, उसकी एक मेमोरी मेरे माइंड में है। जब मैं पास्ट की बात करता हूँ तो मैं एक्चुअल में उस मेमोरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा बचपन था, जो वो दिन थे, वो अब नहीं है, लेकिन उनकी एक मेमोरी मेरे माइंड के अंदर है और वो मेमोरी इस प्रेजेंट टाइम के अंदर है। और अब मैं जब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो वो मेरे माइंड की एक्सपेक्टेशन है कि कल या परसों कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो एक एक्सपेक्टेशन है। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नाम की कोई चीज़ नहीं है। पास्ट का मीनिंग है मेमोरी, फ्यूचर का मीनिंग है एक्सपेक्टेशन और प्रेजेंट का मीनिंग है अटेंशन या अवेयरनेस। यानी टाइम कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। ये मेरा माइंड है जहाँ पर मैं टाइम को मेजर करता हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें आज तक हुई हैं या जो हो रही हैं, होने वाली हैं, ये सब मेरे माइंड पर एक छाप छोड़ देती हैं, एक इम्प्रेशन छोड़ देती हैं और मैं अपने माइंड में उन इम्प्रेशंस को ही मेजर करता रहता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए मैं 3 डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ करता हूँ: मेमोरी, अटेंशन और एक्सपेक्टेशन। मेमोरी को मैं पास्ट कहता हूँ, अटेंशन को मैं प्रेजेंट कहता हूँ और एक्सपेक्टेशन को मैं फ्यूचर कहता हूँ। तो इससे ये प्रूव होता है कि टाइम कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, ये हमारे माइंड का ही एक पार्ट है, एक फंक्शन है। इट मीन्स बिना हमारे माइंड के टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमारा माइंड जब बना था तभी ये टाइम हमारे माइंड के साथ ही बना था। और हमारा माइंड कब बना था? जब हमारी बॉडी बनी थी, जब गॉड ने हमें क्रिएट किया था। यानी टाइम माइंड का पार्ट है और माइंड बॉडी का पार्ट है और बॉडी क्रिएशन का पार्ट है। तो टाइम क्रिएशन के साथ ही बना था, उससे पहले टाइम था ही नहीं। लेकिन अगर मैं पास्ट के बारे में अभी सोच सकता हूँ प्रेजेंट में और फ्यूचर के बारे में भी अभी सोच सकता हूँ प्रेजेंट में, तो इसका मीनिंग ये है कि पास्ट और फ्यूचर प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी मेरे माइंड के अंदर तीनों एक साथ हैं। और हमारा छोटा सा माइंड, जिसकी एक बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी है, अगर ये माइंड पास्ट और फ्यूचर को एक ही टाइम पर एक ही साथ होल्ड कर सकता है, तो सोचिए गॉड क्या कर सकते हैं। क्योंकि गॉड का जो माइंड है वो इन्फिनिट है। हम अपने छोटे से माइंड में 20-25 साल के पास्ट को या शायद 15-20 साल के फ्यूचर को एक साथ होल्ड कर सकते हैं, एक ही मोमेंट में देख सकते हैं। तो गॉड अपने इन्फिनिट माइंड में क्या कुछ कर सकते हैं, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक सॉन्ग याद है जिसमें सिर्फ 10 वर्ड्स हैं, 10 शब्द हैं, और 10 वर्ड्स का एक छोटा सा सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। और मैं उस सॉन्ग को जब गाता हूँ और सॉन्ग के पहले वर्ड पे होता हूँ, तभी मेरे माइंड को पता है कि लास्ट के जो 9 वर्ड्स हैं वो क्या हैं। पहला वर्ड अगर प्रेजेंट है तो अगले जो 9 वर्ड्स हैं जो आने वाले हैं वो मैं जानता हूँ और वो फ्यूचर में है। अब जैसे ही मैं 5वें वर्ड पे पहुँचता हूँ, मुझे पहले के 4 वर्ड्स भी याद हैं जो पास्ट में हैं और अगले 5 वर्ड्स भी याद हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं। तो अगर मैं इस 10 वर्ड के सॉन्ग को एक पूरा टाइम स्पैन मान लेता हूँ, तो ये मेरे लिए एक ही टाइम में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो जाएगा। यानी एक पूरा टाइम स्पैन, एक पूरा टाइम ड्यूरेशन मेरे माइंड में प्रेजेंट में हो जाएगा। पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ हो जाएगा। मेरे माइंड की कैपेसिटी सिर्फ 10 वर्ड्स की है, और अगर मैं इस कैपेसिटी को इन्फिनिट टाइम्स बढ़ा दूं तो ये गॉड के माइंड जैसा हो जाएगा। तो गॉड जो है वो इस सॉन्ग की तरह है, अब तक जो भी पास्ट गया है और जो भी फ्यूचर में आएगा, इस पूरे टाइम स्पैन को इसी मोमेंट में, इसी नाव में, इसी प्रेजेंट में देख सकते हैं। यानी गॉड के लिए पूरा का पूरा टाइम सिर्फ एक नाव है, सिर्फ एक सिंगल मोमेंट है। मोजार्ट के नाम से एक बहुत ही फेमस कंपोजर हुए हैं। उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिक कंपोज किया, और उस म्यूजिक को सुनकर किसी ने उनसे पूछा कि इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक आपने कैसे तैयार किया। तो इस पर मोजार्ट क्या कहते हैं? मोजार्ट ने कहा कि ये म्यूजिक मेरे माइंड में एकदम से आ गया। म्यूजिक की ये जो पूरी कंपोजिशन है, ये पूरी कंपोजिशन एक मोमेंट में, एक ही पल में मेरे माइंड के अंदर आ गई। हम जब उस म्यूजिक को सुनते हैं तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, एक के बाद एक नोट्स प्ले होते हैं, तो ये एक टेम्पोरल इवेंट होता है। लेकिन मोजार्ट कहते हैं कि ये पूरा म्यूजिक उनके माइंड में एक ही साथ आ गया। ऑगस्टिन कहते हैं कि गॉड के लिए जो कंप्लीट टाइम स्पैन है वो सिर्फ एक प्रेजेंट मोमेंट के जैसा है। जैसे मेरे लिए 10 वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स का सॉन्ग है, या मोजार्ट के लिए जो उनका म्यूजिक है, वैसे ही गॉड के लिए जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा टाइम है, वो एक ही मोमेंट है। तो ऑगस्टीन के लिए टाइम और एटर्निटी का ये एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग है जो हमने अभी डिस्कस किया है। और वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से गॉड को एटर्नल कहते हैं कि गॉड टाइम से बाहर हैं, और जो कंप्लीट टाइम है वो गॉड के लिए सिर्फ एक सिंगल मोमेंट है, ओनली वन मोमेंट। ये जो टाइम का आर्ग्यूमेंट है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम एक बोर्ड का यूज़ करते हैं। ऑगस्टिन पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो टाइम है वो गॉड ने इस वर्ल्ड के साथ ही क्रिएट किया है। इस वर्ल्ड की क्रिएशन से पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि टाइम जो है वो कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है जो अलग से कहीं एग्जिस्ट कर रही है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है जो हमारे माइंड के अंदर है। और इस चीज़ को वो कैसे प्रूव करते हैं? वो कहते हैं कि हम डेली बात करते हैं टाइम के बारे में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कि कल क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। इस चीज़ के बारे में हम डेली बात करते हैं, यानी टाइम की हम डेली बात करते हैं। तो ये टाइम कहाँ पर है? हम टाइम के बारे में डेली बात करते हैं, टाइम कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि टाइम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में। तो जिस टाइम के बारे में हम बात करते हैं वो पास्ट में नहीं हो सकता क्योंकि वो तो जा चुका है, फ्यूचर में नहीं हो सकता क्योंकि वो आया नहीं है। इसलिए मतलब हम जो भी बात करते हैं टाइम के बारे में वो सारा का सारा टाइम प्रेजेंट में ही हो सकता है। वो सारा टाइम प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं हो सकता क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। और मान लीजिए हम जिस टाइम की बात करते हैं वो 100 साल का एक लंबा समय है। एक बचपन से लेके बूढ़े होने तक जो भी हमारा हम टाइम की बात करते हैं वो 100 साल का एक लंबा समय है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर पास्ट और फ्यूचर नहीं है तो वो 100 साल का जो टाइम है वो सारा का सारा टाइम प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, मान लीजिए ये 100 साल का टाइम स्पैन है, 100 साल का टाइम स्पैन है, और ये पूरा का पूरा टाइम कहाँ पर है? प्रेजेंट में है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस 100 साल के टाइम स्पैन में हम पहले साल में हैं। यहाँ पर अगर हम पहले साल में हैं तो 99 ईयर्स अभी तक आए नहीं हैं। 99 ईयर्स अभी तक आए नहीं हैं, इट मीन्स ये फ्यूचर में है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट टाइम जो है उसके अंदर सिर्फ 1 साल हो सकता है, 1 ईयर। उसके बाद इसको वो और आगे रिपीट करते हैं इसी प्रोसेस को। जो 1 ईयर है उसमें कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स में अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल से पहले 3 महीने जा चुके हैं तो वो भी नहीं होंगे। इसके बाद 8 महीने आने वाले हैं, वो भी नहीं होंगे। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम के अंदर सिर्फ एक अप्रैल ही आ सकता है, मतलब 1 मंथ ही आ सकता है। प्रेजेंट टाइम जो है इतना ही हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा जो भी टाइम होगा वो पास्ट में या फ्यूचर में चला जाएगा। ऐसा करते करते वो 1 मिनट पर आ जाते हैं और 1 सेकंड पर आ जाते हैं। 1 सेकंड जो टाइम है उसके बारे में वो कहते हैं कि उसको भी पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड किया जा सकता है, उसको भी पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड किया जा सकता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी ड्यूरेशन
कोई भी ड्यूरेशन नहीं हो सकती प्रेजेंट टाइम की, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ड्यूरेशन इसकी होती है, हल्की सी भी इसकी लेंथ है, ड्यूरेशन है, लंबाई है प्रेजेंट टाइम की, 1 सेकंड या आधा सेकंड या 1 मिली सेकंड, उसको भी हम पास्ट में और फ्यूचर में डिवाइड कर सकते हैं। पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि जा चुका है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, और प्रेजेंट की कोई ड्यूरेशन नहीं है। इट मीन्स प्रेजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्रेजेंट सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फ्यूचर आता है और पास्ट बन जाता है। फ्यूचर इस पॉइंट की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और इस पॉइंट को क्रॉस करके पास्ट बनता जा रहा है। टाइम आता जा रहा है और जाता जा रहा है, बीच में कोई ड्यूरेशन नहीं है प्रेजेंट की। तो फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, पास्ट जा चुका है, और जो प्रेजेंट है उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, तो टाइम वहां भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर ये टाइम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम जिस टाइम की हम बात करते हैं डेली, वो टाइम है कहाँ पे? हम डेली जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो है कहाँ पे? तो उसके बाद वो कहते हैं कि जो टाइम है जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे माइंड के अंदर है। माइंड के अंदर है यानी सब्जेक्टिव है, ये बाहर कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमारे माइंड के अंदर है। जो पास्ट है वो एक्चुअल में एक मेमोरी है। जो पास्ट है वो एक मेमोरी है, हमारे माइंड पे जो भी इंप्रेशन है पास्ट का वो एक मेमोरी की तरह स्टोर है। जो प्रेजेंट है वो क्या है? वो एक अटेंशन है, अटेंशन या अवेयरनेस, जो अभी हमारे सामने चीज़ है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। और जो फ्यूचर है वो क्या है? वो एक्सपेक्टेशन है। यानी टाइम जो है वो ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हमारे माइंड के फंक्शन हैं, जिसको हम मेमोरी से, अटेंशन से और एक्सपेक्टेशन का यूज़ करके यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वो ये प्रूव करते हैं कि जो टाइम है वो सब्जेक्टिव है, हमारे माइंड का एक पार्ट है। अब ये देखिए, अब टाइम जो है ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये हमारे माइंड का पार्ट है। इट मीन्स ये हमारे माइंड के अंदर है, और ये हमारा माइंड है। और हमारा जो माइंड है वो हमारी बॉडी का पार्ट है, और हमारी जो बॉडी है वो क्रिएशन का पार्ट है। क्रिएशन कह लो या वर्ल्ड कह लो, इस वर्ल्ड का पार्ट है, और गॉड ने इसको क्रिएट किया है। यानी गॉड ने जब इस वर्ल्ड को क्रिएट किया तभी हमारी बॉडी क्रिएट हुई, और जब हमारी बॉडी क्रिएट हुई तभी माइंड क्रिएट हुआ, और तभी टाइम क्रिएट हुआ। तो इससे वो ये प्रूव करते हैं कि टाइम ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, माइंड का पार्ट है, और क्रिएशन के साथ ही क्रिएट हुआ है। इससे पहले टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये जो क्वेश्चन है कि टाइम, गॉड क्या कर रहे थे क्रिएशन से पहले, ये यूजलेस क्वेश्चन है, मीनिंगलेस क्वेश्चन है। तो ऐसे वो इसको प्रूव करते हैं। और उसके बाद वो 2 पॉइंट्स और मेंशन करते हैं। पहला ये कि जो गॉड हैं वो टाइम से बाहर हैं, और जितना भी टाइम है वो गॉड के लिए सिंगल मोमेंट है। जो भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर है गॉड के लिए एक सिंगल मोमेंट है। उसके लिए वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे ये एक सिंगर है, एक सिंगर है और इनको एक सॉन्ग याद है, ये सॉन्ग इनके माइंड में है, जिसमें 10 वर्ड्स हैं, 1 से लेके 10 वर्ड्स हैं इनके माइंड के अंदर, ये इनको याद है। अब जब ये सॉन्ग को सुनाते हैं, आप जब ये सॉन्ग सुनते हैं इनके मुंह से, तो ये पहले पहला वर्ड बोलते हैं, फिर दूसरा वर्ड बोलते हैं, फिर तीसरा वर्ड बोलते हैं, ऐसे 1 बाय 1 ये वर्ड्स को बोलते हैं। जब ये पहला वर्ड बोलते हैं तो वो आपके लिए प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो वर्ड्स हैं आपके लिए फ्यूचर होते हैं, क्योंकि अभी तक इन्होंने बाकी के वर्ड्स बोले नहीं हैं। इस तरह जब ये 5वें वर्ड से पहुंचते हैं, 5वें वर्ड पर जब ये पहुंचते हैं तो कुछ सॉन्ग इन्होंने बोल दिया है, कुछ वर्ड्स इन्होंने बोल दिए हैं जो पास्ट हो गए हैं, और कुछ इन्होंने बोले नहीं हैं जो फ्यूचर हैं, और जो 5वां वर्ड है वो आपके लिए प्रेजेंट है। तो आप 1 बाय 1 इन वर्ड्स को सुनते हो, उसमें आपको टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रेजेंट है, फ्यूचर में भी कुछ गाएगा, कुछ गा चुका है, कुछ गा रहा है, कुछ गाने वाला है। तो एक टाइम आपको लगता है इसके अंदर जब आप इनको सुनते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये जो वर्ड्स हैं, ये सभी के सभी वर्ड्स, ये पूरा का पूरा सॉन्ग इनके माइंड में एक साथ है। हमारे लिए हम जब सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है, हम इस तरह से इस सॉन्ग को सुन रहे हैं। लेकिन इनके माइंड के अंदर ऐसा नहीं है। इनके माइंड के अंदर 1 और ये 10, ये पहला वर्ड और ये 10th वर्ड एक साथ हैं। ठीक इसी तरह से गॉड हैं। हम जिस टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, एक टेम्पोरल वे में टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरह। लेकिन गॉड के लिए
ये पूरा जो टाइम है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये एक सिंगल लाइन के जैसा है। गॉड पूरा का पूरा टाइम जो है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उसको सिर्फ एक मोमेंट में देखते हैं। जैसे सिंगर होता है, वो इस पूरे सॉन्ग को एक सिंगल मोमेंट में देखता है कि यस ये वाला सॉन्ग, और जब सुनाता है तो वन बाय वन सुनाता है। जैसे मैंने आपको मोजार्ट का एग्जांपल दिया, मोजार्ट जब कंपोजिशन बनाते हैं, उन्होंने जब कंपोजिशन को इमेजिन किया तो अचानक से एक सेकंड में उनको वो कंपोजिशन दिखाई दी कि हाँ ये कंपोजिशन है। लेकिन जब वो सुनाते हैं तो सुनाने में उनको टाइम लगता है, 10 15 या 20 मिनट की वो कंपोजिशन जो है वो सुनाने में टाइम लगता है। तो जो पर्सन एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको सुन रहा है, उसको लग रहा है कि वो एक टेम्पोरल वे में चल रही है, लेकिन जब उनके माइंड में वो चीज़ आती है तो एक सेकंड में आती है, वहाँ पर टाइम नहीं लगता। तो वहाँ पर टाइम नहीं है, वहाँ पे इंस्टेंट है, और जब सुनते हैं तो वो टाइम में चलती है। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि जो गॉड है, उनके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ एक सिंगल इंस्टेंट है, सिंगल मोमेंट में है, टेम्पोरल नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल गुड। गॉड इज ऑल गुड। ऑल गुड मीन्स द हाइएस्ट गुड। जो गॉड है वो हाइएस्ट गुड है, और वही गुडनेस का सोर्स है। ऑगस्टीन और प्लेटो दोनों ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। और ये बात सुनने में बहुत ही सिंपल लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि गॉड ऑल गुड क्यों है, वो गुडनेस का सोर्स कैसे हैं। तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आपको प्लेटो की द डिवाइडेड लाइन एनोलॉजी याद होगी। प्लेटो इस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए एक लैडर तैयार करते हैं। लैडर मीन्स एक सीढ़ी तैयार करते हैं, एक ऐसी सीढ़ी जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इस सीढ़ी में सबसे नीचे इमेजेस होती हैं, शेडोज़ होती हैं, जिन्हें वो इमेजिनेशन कहते हैं, और उससे ऊपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, और उससे ऊपर होती हैं लोअर फॉर्म्स, और उसके बाद होती हैं हायर फॉर्म्स, और सबसे लास्ट में आती है फॉर्म ऑफ द गुड। और ये जो फॉर्म ऑफ द गुड है, ये द हाईएस्ट गुड है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो एक मिथ का यूज़ करते हैं, मिथ ऑफ द सन का यूज़ करते हैं। इस लेटर को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सबसे लोएस्ट लेवल पर, सबसे लोअर लेवल पर कम रियलिटी है, जो शेडोज़ हैं, इमेजेस हैं, ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कम रियल हैं। और जैसे जैसे हम इस लैडर में ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर चलते जाते हैं, हम ज़्यादा रियल की ओर चलते जाते हैं। यानी इस सीढ़ी में जो सबसे ऊपर है वो हाईएस्ट रियलिटी है, और जो सबसे नीचे है वो लोवेस्ट रियलिटी है। और हाईएस्ट रियलिटी को द गुड कहा गया है, और वही गुडनेस ब्यूटी और ट्रुथ का सोर्स है। यानी जो चीज़ जितनी ज़्यादा रियल होगी वो उतनी ही गुड होगी, उतनी ही ब्यूटीफुल होगी, उतनी ही ट्रू होगी। और यही सेम आइडिया आप नियो प्लेटोनिज्म में भी देख सकते हैं। नियो प्लेटोनिज्म में हमने प्लोटाइनस को स्टडी किया था, जहाँ वो इस वर्ल्ड को एक एमिनेशन की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वो भी सूरज का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सूरज से उसकी रोशनी एमिनेट होती है, वैसे ही ये वर्ल्ड गॉड से, जिन्हें वो द वन कहते हैं, उन गॉड से एमिनेट होता है। सूरज के पास सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, और जैसे जैसे उनकी रोशनी दूर जाती है वैसे वैसे रोशनी उनकी कम होती जाती है। और ठीक ऐसे ही जो इस वर्ल्ड का सोर्स है, द वन, वहाँ गुडनेस और रियलिटी दोनों हाईएस्ट हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस सोर्स से दूर जाते हैं, गुडनेस और रियलिटी दोनों ही कम होते जाते हैं। और दूर जाते जाते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर उनकी रोशनी नहीं पहुँचती, यानी जहाँ पर रियलिटी नहीं है, जहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ईविल है। यानी गुडनेस का ना होना ईविल है। यानी प्लेटो और प्लोटाइनस दोनों ये मानते हैं कि रियलिटी और गुडनेस एक ही चीज़ है। जो जितना ज़्यादा रियल है उतना ही ज़्यादा गुड होगा, इसलिए जो हाईएस्ट रियलिटी है वो हाईएस्ट गुड होगी। और यही जो आइडिया है वो ऑगस्टीन इस आइडिया का यूज़ करते हैं और इस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करते हैं। ऑगस्टीन कहते हैं कि गॉड ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, लेकिन जो क्रिएटेड वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये गॉड के इक्वल नहीं है। गॉड हाईएस्ट गुड है, गॉड सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये दुनिया गॉड के कंपैरिजन में कम अच्छी है। और गॉड हाईएस्ट रियलिटी है, लेकिन ये दुनिया गॉड के कंपैरिजन में कम रियल है। और ऐसे वो इस दुनिया को भी कुछ लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे नीचे है वो है कम रियलिटी, नो रियलिटी या नथिंगनेस, और जो सबसे ऊपर है वो है हाईएस्ट रियलिटी यानी गॉड। जैसे एक पत्थर है, वो मूव नहीं कर सकता, उसमें लाइफ नहीं है,
तो उस पत्थर से ज़्यादा रियलिटी एक डॉग में है, यानी डॉग में कुछ ज़्यादा है एक पत्थर के कंपैरिजन में। इसलिए डॉग उस सीढ़ी में पत्थर से ऊपर है। डॉग के पास लाइफ है और हमारे पास भी लाइफ है, लेकिन जो डॉग है उसके पास लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे पास लैंग्वेज है। यानी हमारे अंदर कुछ ज़्यादा है, उस डॉग के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा रियलिटी है, इसलिए हम सीढ़ी में उस डॉग से ऊपर हैं। तो ऐसे ऑगस्टीन एक लैडर तैयार करते हैं, एक सीढ़ी तैयार करते हैं। इस लैडर का नाम है द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, और बीइंग का मतलब है एग्जिस्टेंस या रियलिटी। तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, कम रियलिटी, कम बीइंग, कम गुडनेस। ज़्यादा रियलिटी, ज़्यादा बीइंग, ज़्यादा गुडनेस। और ये चेन सिर्फ रियलिटी और गुडनेस की चेन नहीं है, ये किसी भी चीज़ की वैल्यू को भी डिस्क्राइब करती है। जो ज़्यादा रियल होगा वो ज़्यादा गुड होगा और ज़्यादा वैल्यूबल होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए इस टेबल पे कुछ डस्ट है और मैं एक कपड़े का यूज़ करता हूँ इस टेबल को साफ करने के लिए, तो इस पर आपका कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस टेबल को एक कैट से साफ करता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक छोटी सी कैट है, मैं उसको पकड़कर इस टेबल पर रब करता हूँ, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि आपको गुस्सा आएगा और आप ये कहेंगे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही रॉन्ग है, आप ऐसा मुझे कहेंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि आपकी नज़र में उस कपड़े की वैल्यू कम है और एक कैट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं कपड़े से टेबल साफ करता हूँ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं कैट का यूज़ करता हूँ तो आपको समस्या है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? और सेम यही बात ऑगस्टीन कहते हैं कि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है और हर चीज़ की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। जो हायर रियलिटी है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो हाईएस्ट गुड है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और जो एग्जिस्ट नहीं करता उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी जो ईविल है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग का कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है, उसको भी हम बोर्ड पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लेटो का एग्जाम्पल लिया था। प्लेटो का एग्जाम्पल लिया था, प्लेटो की डिवाइडेड लाइन एनोलॉजी की हमने बात की। ये उनकी डिवाइडेड लाइन एनोलॉजी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया इसको। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है शेडोज, जो सबसे कम रियल हैं। उसके बाद है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, जो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रियल हैं। उसके बाद है लोअर फॉर्म्स, जो और ज़्यादा रियल हैं। और उसके बाद है हायर फॉर्म्स, जो और ज़्यादा रियल हैं। और सबसे ऊपर है फॉर्म ऑफ द गुड, जो हाईएस्ट रियलिटी है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे रियलिटी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे रियलिटी जो है वो कम होती जाती है। जो हाईएस्ट रियलिटी है वो हाईएस्ट गुड है, जो हाईएस्ट रियलिटी वो हाईएस्ट गुड है, और उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। यानी वहाँ पर रियलिटी ज़्यादा है, गुडनेस ज़्यादा है, ब्यूटी ज़्यादा है और वैल्यू भी ज़्यादा है, कि सब चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा हैं और नीचे वही चीज़ें कम हैं। तो प्लेटो का एग्जाम्पल था। उसके बाद हमने प्लोटाइनस की बात की। प्लोटाइनस की बात की नियो प्लेटोनिज्म के अंदर, नियो प्लेटोनिज्म के अंदर वो कहते हैं एमिनेशन, एमिनेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सूरज जो है, सूरज का एग्जाम्पल वो देते हैं। इस सूरज से जैसे रोशनी इमिट होती है, इससे जैसे रोशनी निकलती है, तो यहाँ पर रोशनी सबसे ज़्यादा है, सूरज के अंदर या सूरज के पास कह लो, रोशनी सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये रोशनी दूर जाती है सूरज से, वैसे वैसे रोशनी कम होती जाती है। तो एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती, तो यहाँ पर क्या है? ईविल है। जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे ईविल है, और जहाँ पर सूरज सूरज है, जहाँ पे सोर्स है, द वन जिसको वो कहते हैं, यहाँ पर गॉड है। यहाँ पर हाईएस्ट गुडनेस है, हाईएस्ट ब्यूटी है, हाईएस्ट ट्रूथ है, अल्टीमेट रियलिटी है, सब कुछ यहीं पर है। और जैसे जैसे इसे दूर जाते हैं वैसे वैसे रियलिटी कम होती जाती है। सोर्स के कंपैरिजन में जितना हम दूर जाएंगे उतना रियलिटी कम होती है, उतनी ही उसकी वैल्यू कम होती है, उतनी ही उसकी ब्यूटी कम होती है, उतनी ही उसकी गुडनेस कम होती है, जितना हम इस सोर्स से दूर जाते हैं। और ठीक यही चीज़ ऑगस्टीन भी यूज़ कर रहे हैं। ऑगस्टीन क्या कहते हैं कि जो गॉड है, ये जो गॉड है, ये जब इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं तो गॉड हाईएस्ट गुड है, लेकिन उनका जो वर्ल्ड है जिसको उन्होंने क्रिएट किया है वो गॉड के कंपैरिजन में कम गुड है। यानी ये जो रियलिटी है, ये जो वर्ल्ड है, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, एक सेकेंड।
गॉड ने जब इस वर्ल्ड को क्रिएट किया तो गॉड के इक्वल नहीं है, जो वर्ल्ड है वो गॉड के इक्वल नहीं है रियलिटी में, गुडनेस में या वैल्यू में। गॉड हाईएस्ट है और यहाँ पर है नथिंगनेस। सबसे नीचे क्या है? नथिंगनेस, यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर ईविल है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं स्टोन्स का एग्जाम्पल। यहाँ पर पत्थर हैं, स्टोन्स हैं। स्टोन से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? प्लांट्स की है, क्योंकि प्लांट्स में रियलिटी कुछ ज़्यादा है, प्लांट्स में कुछ ज़्यादा है। प्लांट से ऊपर कौन है? एनिमल्स हैं, डॉग या कैट से जो भी हैं। एनिमल से ऊपर ह्यूमंस हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे रियलिटी ज़्यादा है, गुडनेस ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से वो डिफाइन करते हैं कि एक एक चेन है, एक ग्रेडेशन है, जिसमें हाईएस्ट गुडनेस, मतलब जो भी चीज़ें आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने एक डिफरेंस आपको बताया था कि ये जो प्लोटाइनस है, यहाँ पर जब ये वर्ल्ड क्रिएट होता है एमिनेशन में, तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई गैप नहीं है। जो वन है और जो वर्ल्ड है वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। टच करने का मीनिंग है कि जो वर्ल्ड है ये उस वन का ही एक्सपेंशन है, यही आगे से आगे विस्तृत हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक गैप है, GAP, गैप। वर्ल्ड के बीच में और गॉड के बीच में यहाँ पर एक गैप है। तो जब आप उसको नोट्स में बनाएंगे तो आप ये चीज़ इसमें ज़रूर बनाना, जिससे आपको याद रहे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिस कर देते हैं सभी। तो इस तरह से वो ग्रेट चेन ऑफ बीइंग की बात करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि प्लोटाइनस एमिनेशन की बात करते हैं और ऑगस्टीन क्रिएशन की बात कर रहे हैं। एमिनेशन में जो गॉड हैं, जिसको वो द वन कहते हैं, वो इस वर्ल्ड से अलग नहीं है। ये वर्ल्ड उस वन का ही एक्सपेंशन है, उस वन का ही विस्तार है। ठीक है, वहाँ पर वो दोनों अलग नहीं हैं। लेकिन क्रिएशन में ऐसा नहीं है। क्रिएशन में गॉड और वर्ल्ड एक दूसरे से सेपरेट हैं, दोनों के बीच में एक गैप है। तो क्रिएशन कोई कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है। और दूसरा पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है कि हम जब एक सेक्युलर वे में गुडनेस की बात करते हैं और जब एक रिलीजियस वे में गुडनेस की बात करते हैं, तो दोनों गुडनेस में एक फ़र्क होता है, एक डिफरेंस होता है। अब जैसे एरिस्टोटल के जो गॉड हैं, जिन्हें वो द अनमूव्ड मूवर कहते हैं, गॉड तो वो भी हैं और वो भी गुड हैं, लेकिन वो इस वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचते, वो ह्यूमंस के बारे में नहीं सोचते। वो एक प्योर एक्चुअलिटी है, वो एक प्योर परफेक्शन है। वो हमें नहीं जानते, वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। तो ऐसे हैं एरिस्टोटल के गॉड। या जैसे अगर हम प्लेटो के गॉड की बात करें, जिनको वो डेमियर्ज कहते हैं, वो भी गुड हैं, वो भी गॉड हैं और वो वर्ल्ड के बारे में सोचते भी हैं। वो एक रैशनल वे में सोचते हैं, वो इस वर्ल्ड को व्यवस्थित करने के बारे में, इसमें ऑर्डर और हार्मनी मेंटेन करने के बारे में काम करते हैं। एक रैशनल वे में सोचते हैं। वो कोई इमोशनल या लविंग वे में नहीं सोच रहे हैं, वो एक लविंग वे में काम नहीं करते। लेकिन ऑगस्टीन के जो गॉड हैं, जो बेसिकली एक क्रिश्चियन गॉड हैं, वो इस वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, एक लविंग और इमोशनल वे में सोचते हैं, और वो हर एक पर्सन की परवाह करते हैं। यानी उनकी जो गुडनेस है वो डेमियर्च या अनमूव्ड मूवर की जैसी नहीं है, वो एक पर्सनल गुडनेस है। अब देखिए, हमारी जैसी नीड होती है, हम रियलिटी को भी वैसा ही देखते हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल, उनका जो डिज़ायर था वो नॉलेज का डिज़ायर था। तो उन्होंने उस अल्टीमेट रियलिटी को ऐसा देखा कि वो उस नॉलेज को पूरा कर सके। लेकिन ऑगस्टीन नॉलेज के पीछे नहीं थे, वो एक पीस और सेटिस्फैक्शन चाहते थे। इसलिए ऑगस्टीन की नज़र में जो अल्टीमेट रियलिटी है वो कुछ ऐसी है जो हमारी परवाह करती है, हमारे बारे में सोचती है, हमें प्यार करती है, हमारी बात सुनती है और हमें आंसर भी देती है। यानी वो उस रियलिटी को एक फादर की तरह देखते हैं। अब जैसे एक बच्चा था जो कई दिनों से भूखा था, कई दिनों से उसने कुछ भी नहीं खाया था, तो किसी ने जब उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि गॉड कैसे दिखते हैं, तो बच्चे ने कहा कि जो गॉड हैं वो रोटी के जैसे दिखते हैं। और बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सच है। अगर कोई अल्टीमेट रियलिटी है, अगर कोई गॉड हैं जो ऑल गुड हैं, ऑल पावरफुल हैं, ऑल परफेक्ट हैं, तो वो कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, आपकी हर एक नीड को पूरा कर सकते हैं, आपके
सभी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर उसको रोटी की भूख है तो उसको गॉड रोटी जैसे नजर आएंगे। अगर प्लेटो की तरह उसको नॉलेज की भूख है तो वो गॉड एक फर्स्ट प्रिंसिपल की तरह नजर आएंगे। और अगर जैसे ऑगस्टीन की तरह प्रेम और शांति अगर उनको चाहिए तो वो उनको एक लविंग गॉड नजर आएंगे। तो ये है ऑल गुड का मीनिंग। गॉड ऑल गुड है, वो द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग में सबसे ऊपर है। रियलिटी, परफेक्शन, गुडनेस, वैल्यू, इन सब में सबसे ऊपर हैं। और उनकी गुडनेस ह्यूमंस के लिए है, इस वर्ल्ड के लिए है। तो यह है आज का लेक्चर जिसमें हमने गॉड की 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। और जाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इस लेक्चर का। ये लेक्चर की आउटलाइन है जिसकी हेल्प से हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो ग्रीक्स हैं उसको सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और ऑगस्टीन उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको फॉर्म कहते हैं, कभी एटम्स कहते हैं, कभी सब्सटेंस कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, या कभी फ्लक्स कहते हैं। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑगस्टीन उसी सेम रियलिटी को, उसी अल्टीमेट रियलिटी को गॉड कहते हैं। उसके बाद ग्रीक्स और ऑगस्टीन दोनों इस बात पे एग्री करते हैं कि हम रीज़न का यूज़ करके अल्टीमेट रियलिटी को जान सकते हैं, सेंसेस का यूज़ करके नहीं। और नोइंग बाय इफेक्ट, हम इफेक्ट का यूज़ करते हैं कॉज को जानने के लिए। वर्ल्ड के ऑर्डर को देखकर हम समझते हैं कि वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स भी है, और क्रिएटेड वर्ल्ड को देखकर हमें लगता है कि कोई क्रिएटर भी है। तो इफेक्ट से जानते हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन का भी एग्जाम्पल लिया था। गॉड फर्स्ट एपिस्टेमोलॉजी, गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए वो हिंट्स देते हैं जैसे, लेकिन उनके जो हिंट्स हैं वो गॉड से ही शुरू होते हैं। लेकिन बाद के जो फिलोसफर हैं, जैसे मॉडर्न फिलोसफर जो हैं, वो रीज़न फर्स्ट एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं। वो गॉड के बिना फेथ के एक थ्योरी ऑफ नॉलेज डेवलप करते हैं जिसकी हेल्प से वो गॉड को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट देते हैं। उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी थी गॉड की कि गॉड चेंजलेस हैं। गॉड इज चेंजलेस उनमें, और इम्यूटेबल जिसको आप कह सकते हैं। और चेंजलेस का मीनिंग परफेक्शन भी होता है, क्योंकि जो परफेक्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि गॉड क्रिएटिव हैं, और क्रिएटिव वर्ड का मीनिंग बहुत ही डिफरेंट है। यानी गॉड ने आउट ऑफ नथिंग इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, नॉट फ्रॉम समथिंग टू समथिंग, समथिंग से समथिंग नहीं, नथिंग से समथिंग क्रिएट किया। और गॉड का जो ये क्रिएशन है ये फ्री एक्ट है, बाय चॉइस, उन पर कोई नेसेसिटी नहीं है। और ये जो वर्ल्ड है ये फॉर्म और मैटर का एक कॉम्बिनेशन है। फॉर्म जो है गॉड के माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, और मैटर जो है एक न्यू क्रिएशन है आउट ऑफ नथिंग। और सीड प्रिंसिपल, जिसमें हमने बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात की, थीस्टिक एवोल्यूशन की बात की, कि कैसे गॉड जो है, जो फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं उसको पहले से प्री प्लान कर देते हैं। क्रिएशन के टाइम पर ही उन्होंने सब कुछ पहले से प्लान कर दिया सीड फॉर्म में। मतलब उन्होंने 2 तरह की चीज़ें डेवलप की, क्रिएट की। पहली चीज़ तो वो जो पूरी तरह से डेवलप थी, और सेकंड वो जो सीड फॉर्म में थी। तो ये भी इसी के सिस्टम में आता है, क्रिएटिव के। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गॉड एटर्नल हैं, और एटर्नल वर्ड का भी यहाँ पर एक डिफरेंट मीनिंग है कि वो बियॉन्ड टाइम है। गॉड जो है वो टाइम से परे हैं। दूसरी बात कि टाइम जो है वो एक मेमोरी, अटेंशन और एक्सपेक्टेशन, इस तरह से हम टाइम को देखते हैं। टाइम एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, टाइम एक सब्जेक्टिव चीज़ है, और सब्जेक्टिव चीज़ है इसलिए वो पार्ट ऑफ क्रिएशन है। और होल टाइम इज़ वन मोमेंट फॉर गॉड, ये भी हमने देखा था कि हम टाइम को एक टेम्पोरल सेंस में एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, लेकिन गॉड के लिए पूरा का पूरा जो टाइम स्पेन है एक सिंगल मोमेंट के जैसा है, क्योंकि वो टाइम से बाहर हैं। और उसके बाद हमने देखा कि गॉड इज़ ऑल गुड, और गुड किस तरह से है, क्यों है। जो ज़्यादा रियल होता है वो ज़्यादा गुड होता है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो हमने ग्रेट चेन ऑफ बीइंग की बात की, जिसमें आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ही रियलिटी ज़्यादा है, गुडनेस ज़्यादा है, ट्रूथनेस ज़्यादा है, और उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जितना नीचे आएंगे उतना ही इसकी वैल्यू कम हो जाती है, उतनी ही गुडनेस कम हो जाती है। तो हमने प्लेटो को और प्लोटाइनस को, ऑगस्टीन को, सबको आपस में कंपेयर भी किया था। तीनों का आइडिया हमने देखा था। और फिर हमने एक पॉइंट और देखा कि जो गुडनेस है उसका मीनिंग सेक्युलर रियलिटी में डिफरेंट है और रिलीजियस रियलिटी में डिफरेंट है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, रिलीजियस रियलिटी में डिफरेंट है। ये हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इस वर्ल्ड को, इस अल्टीमेट रियलिटी को देखते हैं कि हम क्या चीज़ खोज रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ खोज रहे हैं, किस तरह की रियलिटी हम देख रहे हैं,
पाना चाहते हैं उसी तरह से वो रियलिटी हमें नज़र आती है। यानी हम पर भी डिपेंड करता है कि रियलिटी कैसी है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो हमने लेक्चर का देख लिया है। इसके साथ ही इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।